हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन फाइल। और इस वीडियो में करेंगे हम पार्ट 2 क्वेश्चंस का। ठीक है, इसके बाद बहुत ज़्यादा हद तक आपका ये पूरा सब्जेक्ट कवर हो जाएगा। ठीक है, सो फोर्थ चैप्टर क्या है, कम्युनिकेबल डिजीजेस के बारे में, संक्रामक रोग के बारे में। सो द टाइप्स ऑफ डिजीजेस विच कैन बी स्प्रेड थ्रू पर्सन टू पर्सन, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट या एयर रूट के जरिए, उन बीमारी को क्या कहते हैं? कम्युनिकेबल डिजीज कहते हैं, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस कहते हैं, कैंसर कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो जो बीमारियां एक दूसरे से फैलती हैं वो क्या कहलाती हैं? कम्युनिकेबल डिजीज कहलाती हैं, संक्रामक रोग कहलाती हैं। ठीक है, तो राइट ऑप्शन क्या है? ए। चलो, हाउ कैन वी प्रिवेंट कम्युनिकेबल डिजीजेस? किस तरह से हम संक्रामक रोग या कम्युनिकेबल डिजीजेस को रोक सकते हैं? हैंडल एंड प्रिपेयर फूड सेफली, कि खाना साफ सुथरे तरीके से बनाना चाहिए। प्रॉपर हाइजीन, की हाइजीन रखनी चाहिए, मतलब सभी कुछ साफ सुथरा होना चाहिए। कफ एंड स्नीज इनटू योर स्लीव, कि अपनी बाजू में छींकना या खांसना चाहिए। ओके, तो कौन से मेथड्स हैं जिनसे हम कम्युनिकेबल डिजीजेस को रोक सकते हैं? तो ये सभी मेथड्स क्या हैं कम्युनिकेबल डिजीजेस को रोकने के लिए हेल्पफुल हैं। ओके, डी इज द राइट आंसर। चलो, वेक्टर बोर्न डिजीज में वेक्टर क्या होता है? कम्युनिकेबल डिजीजेस बहुत तरह की होती हैं, वेक्टर बोर्न होती हैं, एयर बोर्न होती हैं, फूड बोर्न होती हैं। तो वेक्टर बोर्न जो बीमारियां होती हैं, कम्युनिकेबल बीमारियां जो हैं, उनमें वेक्टर क्या है? पॉजिटिव एजेंट है जो बीमारी कोज करता है, कोई वायरस है, व्हीकल है या कैरियर है जो कि पैथोजन को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाएगा, या बैक्टीरिया है। तो वेक्टर क्या कहलाता है? वेक्टर कहलाता है व्हीकल या कैरियर जो पैथोजेंस हैं, बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई या प्लाज्मोडियम, उसको एक जगह से दूसरी जगह लेके जाएगा। ठीक है, तो वेक्टर का मतलब होता है व्हीकल या कैरियर जो कैरी करता है। ओके, चलो, द डिजीज विच आर कोज्ड बाय कंटेमिनेटेड फूड और वाटर, जो बीमारियां फूड और वाटर से होती हैं उसे क्या कहते हैं? एयरबोर्न डिजीज, फूड बोर्न डिजीज, फूड एंड वाटर बोर्न डिजीज, मतलब डायरेक्ट कॉन्टैक्ट डिजीज, या ये सभी। तो फूड एंड वाटर से हो रही हैं तो सिंपल सा है, ये वाटर बोर्न डिजीजेस कहते हैं। ठीक है, जो कि गंदे पीने के पानी या गंदे खाने से हो सकता है, या कंटेमिनेटेड फूड या वाटर से हो सकता है। ठीक है, तो बी इज द राइट आंसर। चलो, टाइफॉइड इसमें से कौन सी बीमारी है? एयरबोर्न डिजीज है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट डिजीज है, या फूड एंड वाटर बोर्न डिजीज है? तो टाइफॉइड जो होता है वो होता है गंदे खाने से या गंदे पानी से। ठीक है, जिसमें टाइफॉइड के बैक्टीरिया हो सकते हैं। इसका राइट आंसर है सी। क्लियर है? चलो, नेम द पॉजिटिव एजेंट ऑफ टाइफॉइड। अगर बहुत हार्ड क्वेश्चन आ सकते हैं तो यही आ सकते हैं कि टाइफॉइड कौन से बैक्टीरिया से होता है? विब्रियो कॉलरी, साल्मोनेला टाइफी, क्लोस्ट्रेडियम टेटेनाई, या प्लाज्मोडियम? तो टाइफॉइड वर्ड और इससे रिलेटेड वर्ड किस में आ रहा है? वो आ रहा है साल्मोनेला टाइफी में। ठीक है, तो इसी बैक्टीरिया के कारण टाइफॉइड डिजीज होती है। ठीक है, बी इज द राइट आंसर। चलो, प्लाज्मोडियम क्या है? जो मलेरिया होता है उसमें प्लाज्मोडियम क्या है? वो बैक्टीरिया है एक, वायरस है, फंजाई है, फंगस है एक, या एक प्रोटोजोआ है? तो जो प्लाज्मोडियम है जो कि मलेरिया कोज करता है वो है एक प्रोटोजोआ। क्लियर है? चलो, मलेरिया कैन बी ट्रीटेड बाय, किससे ठीक हो सकता है मलेरिया? क्यूनिन से, पीसीएम से, या एंटीफंगल डिजीज से, या किसी से भी नहीं। तो ये किससे हो सकता है ठीक? क्यूनिन से। ओके, चलो, क्यूनिन कहाँ से एक्सट्रैक्ट की जाती है? ये बहुत ज़्यादा ही टफ क्वेश्चन हो गया। चलो, नीम से, अश्वगंधा से, या सिनकोना प्लांट से, या बैनियन ट्री से? बैनियन होता है बरगद का पेड़। तो जो किनोन है जो कि मलेरिया को ठीक करने में यूज होता है वो निकलता है सिनकोना प्लांट से। सिनकोना एक प्लांट होता है जिसकी जो छाल होती है पेड़ की, उससे किनोन को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, निकाला जाता है। क्लियर है? चलो, ऑफ द ऑप्शन विच इज नॉट ए कम्युनिकेबल डिजीज, इसमें से कौन सी कम्युनिकेबल डिजीज नहीं है या संक्रामक रोग नहीं है? मलेरिया, टीबी, टाइफॉइड, या कैंसर? तो कुछ सोचो, कम्युनिकेबल डिजीज हमने पढ़ा है अच्छे से, तो कौन सा संक्रामक रोग नहीं होता? वो है कैंसर। कैंसर एक दूसरे से नहीं फैलता है। ठीक है, और बाकी जो डिजीज हैं वो वेक्टर बोर्न है या किसी न किसी
तरीके से फैलती हैं, जो कम्युनिकेबल है, संक्रामक है। चलो, वूफिंग कफ है बुक में। वूफिंग कफ होता है काली खांसी जिसे कहते हैं, और बिल्कुल ठेठ भाषा में क्या कहते हैं, कुत्ता खांसी जिसे कहते हैं, वो होता है वूफिंग कफ या पर्टूसिस। ठीक है, पर्टूसिस इज कॉज्ड बाय विच बैक्टीरिया। बैक्टीरिया से होता है, तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है। और कौन से बैक्टीरिया से होता है? साल्मोनेला टाइफी, कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थीरियाई, क्लोस्ट्रिडियम टेटेनाई या बॉर्डिटेला पर्टूसिस। वैसे आई थिंक इतने टफ तो नहीं आएंगे, बट स्टिल पता होना चाहिए। चलो, तो पर्टूसिस नाम में ही है, तो किससे हो गई? बॉर्डिटेला पर्टूसिस से। ठीक है, डी इज द राइट आंसर। चलो, चिकन पॉक्स किस तरह की डिजीज है? कम्युनिकेबल में भी किस टाइप की डिजीज है चिकन पॉक्स? एयरबोर्न डिजीज है, फूड एंड वाटर बॉर्न डिजीज है, या डायरेक्ट कॉन्टैक्ट डिजीज है, या इसमें से कोई नहीं? एक्चुअली चिकन पॉक्स क्या है, ये होने के तो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से भी हो सकता है, लेकिन इसको हम पढ़ते हैं एयरबोर्न डिजीज में। ठीक है, चिकन पॉक्स है एक एयरबोर्न डिजीज जो कि हवा से होती है, मतलब छींकने खांसने से हो सकती है। तो चिकन पॉक्स को पढ़ा जाता है एयरबोर्न डिजीज के अंदर, लेकिन ये डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से भी हो सकती है। पर बेसिकली क्या है, ये एयरबोर्न डिजीज है। ठीक है, जो हवा में कीटाणु फैलने से हो सकती है, मतलब किसी के छींकने या खांसने पे, कोई इन्फेक्टेड है, अगर उसने छींक दिया, खांस दिया, तो आपको हो सकता है वो। विडाल टेस्ट किसको डिटेक्ट करने के लिए किया जाता है? कॉलरा को, डिप्थीरिया को, टाइफाइड को या मलेरिया को? तो विडाल टेस्ट होता है टाइफाइड को चेक करने के लिए। क्लियर है? चलो, ये तो आ ही सकता है, ये सिंपल है वैसे भी। मलेरिया डिजीज किस मच्छर के काटने से होती है? ये बेसिकली इस पे तो बहुत ज़्यादा अवेयरनेस प्रोग्राम है, तो वो सिंपल भी है, क्योंकि टीवी पे भी आता रहता है कि मलेरिया कौन से मच्छर के काटने से होती है। ऑप्शंस हैं एडिस इजिप्टाई, फीमेल एनोफिलिस, एडिस एल्बोपिक्टस या ये सभी। तो मलेरिया डिजीज होती है सिंपल फीमेल एनोफिलीस के काटने से। ओके, ऐसी दिखती है फीमेल एनोफिलीस, और जो मेल है वो काटता नहीं है, वो फ्रूट के नेक्टर पे जिंदा रह सकता है। चलो, देन है द इमीडिएट ट्रीटमेंट गिवन टू इंजर्ड पर्सन। ये फर्स्ट एड वाले चैप्टर से है। तो जो इमीडिएट ट्रीटमेंट दिया जाता है इंजर्ड पर्सन को, उसे क्या कहते हैं? प्राइमरी एड कहते हैं, फर्स्ट एड कहते हैं, सेकेंडरी ट्रीटमेंट कहते हैं, या फर्स्ट ट्रीटमेंट कहते हैं? तो इमीडिएट ट्रीटमेंट जो कि इंजर्ड पर्सन को दिया जाता है उसे कहते हैं फर्स्ट एड, है ना। चलो, विच इज नॉट ए गुड कैरेक्टर ऑफ द फर्स्ट एडर। जब ऐसे क्वेश्चन आए ना, तो उसमें हमेशा याद रखना कि नॉट है। ठीक है, कि उसमें लिखा है इसमें से कौन सी एक अच्छा, मतलब विशेषता नहीं, अच्छी विशेषता नहीं है फर्स्ट एडर की, जो फर्स्ट एड प्रोवाइड करता है। नॉलेजेबल होना चाहिए, पोलाइट होना चाहिए, क्लेवर होना चाहिए, या एंग्री होना चाहिए। तो इसमें से कौन सी बेकार क्वालिटी है? एंग्री होना तो नॉर्मल पर्सन के लिए भी एक बेकार ही क्वालिटी है। ठीक है, और फर्स्ट एडर के लिए तो ये बहुत ही गंदी क्वालिटी है, क्योंकि फर्स्ट एड दे रहा है और कोई मरीज है, उसको पहले ही चोट लगी है, और फर्स्ट एडर अगर गुस्सा होगा तो जो इंजर्ड पर्सन है वो और ज़्यादा पैनिक हो सकता है। ठीक है, तो एंग्री होना एक गुड कैरेक्टरिस्टिक नहीं है किसी भी फर्स्ट एडर की। ओके, तो राइट आंसर है डी। चलो, व्हाट इज द रोल ऑफ फर्स्ट एडर आफ्टर अराइवल ऑफ डॉक्टर? मतलब जब तक फर्स्ट एडर है तो ठीक है, पर डॉक्टर आने के बाद फर्स्ट एडर की क्या ड्यूटी बनती है? टू असिस्ट द डॉक्टर, टू ओवरकम द डॉक्टर, मतलब डॉक्टर से ही ज़्यादा ओवरकम हो जाए, सोचे मैं ही डॉक्टर हूँ। टू डिनाई द डॉक्टर, की बिल्कुल मना कर दे हेल्प करने के लिए, या डू नॉट कोऑपरेट द डॉक्टर, मतलब बिल्कुल कोऑपरेट ना करे डॉक्टर के साथ। तो फर्स्ट एडर की क्या क्वालिटी होनी चाहिए डॉक्टर आने के बाद? कि वो डॉक्टर को असिस्ट करे। ठीक है, और फर्स्ट एडर की बहुत अच्छी क्वालिटी होनी चाहिए कि डॉक्टर वो अपने आप को एक डॉक्टर ना समझे, वो बस एक फर्स्ट एडर ही समझे। ठीक है, और जब डॉक्टर आ जाए तो उसकी ड्यूटी ख़त्म हो जाती है, लेकिन उसकी ड्यूटी ये बनती है कि वो डॉक्टर को हेल्प करे और असिस्ट करे। क्लियर है? ये फर्स्ट एडर की क्वालिटीज़ हैं, ये पूछ सकता है, किसी के सब्जेक्टिव पेपर होते हैं तो ये क्वालिटी लिखनी पड़ती है फिर। क्लियर है? चलो, व्हाट शुड ए फर्स्ट एडर परफॉर्म इन द केस ऑफ ब्लीडिंग? कि जब ब्लीडिंग हो रही है तो सबसे ज़रूरी क्या हो जाता है? सबसे पहला स्टेप क्या होता है? तो कॉल द एम्बुलेंस। एम्बुलेंस को भी कॉल करेंगे, लेकिन जब ब्लीडिंग हो रही है तो सबसे ज़रूरी है ब्लीडिंग को रोकना। ठीक है, ओके। सो फर्स्ट एडर क्या करेगा? ब्लीडिंग को रोकने के लिए काम करेगा, क्योंकि ब्लीडिंग होने से मौत हो जाती है कई बार। ठीक है, क्योंकि एक्सेसिव ब्लीडिंग हो जाती है तो
पूरी बॉडी ऑर्गन मतलब पूरी बॉडी में जो होम्योस्टेटिस है, जो एक बैलेंस रहता है हमारी बॉडी में, वो अच्छे से काम नहीं करता है और हार्ट को भी फिर पंपिंग के लिए उतना ब्लड नहीं मिलता है और फिर क्या है, एयर पंप होने के चांस ज़्यादा रहते हैं, या मतलब वो उतनी एफिशिएंटली से काम नहीं करता है। ठीक है, तो ब्लीडिंग होने से मौत हो सकती है। इसलिए जो फर्स्ट एडर का सबसे ज़रूरी काम है, उसको ब्लीडिंग को रोकना है। देन वो किसी से कह सकता है एम्बुलेंस को कॉल करने के लिए, ब्लीडिंग रोकने के बाद वो कॉल कर सकता है। क्लियर है? चलो क्वालिटीज क्या है फर्स्ट एडर की पढ़ लेते हैं। प्रॉम्प्ट एंड क्विक होना चाहिए, मतलब बिल्कुल जल्दी से काम करना चाहिए, बिल्कुल प्रॉम्प्ट होना चाहिए। वाइज एंड इंटेलिजेंट होना चाहिए। ठीक है, इतना चालाक और इतना बुद्धिमान होना चाहिए कि जो भी चीज़ें हैं उसका ये अच्छे से यूज करे, और कैसे इलाज करना है वो भी उसे आना चाहिए। ठीक है, रिसोर्सफुल मतलब उसे सभी चीज़ों का यूज करना आना चाहिए, जो भी रिसोर्स अवेलेबल हैं, कि किस तरह से फर्स्ट एड दिया जाता है, किस तरह से इंजर्ड पर्सन के साथ काम किया जाता है। काम एंड कंट्रोल्ड होना मतलब बिल्कुल शांत रहना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट एडर ही अगर काम नहीं रहेगा, घबरा जाएगा, तो इंजर्ड पर्सन को फिर कौन ठीक करेगा। ठीक है, तो ये सभी क्वालिटीज़ हैं एक फर्स्ट एडर की, जो प्राथमिक चिकित्सा प्रोवाइड करेगा। क्लियर है? चलो, ये कई यूनिवर्सिटीज़ में क्वेश्चन आ सकता है, अगर बाई चांस किसी सब्जेक्ट ही हो या इसमें से कोई क्वेश्चन आ सकता है कि बताओ इसमें से कौन सी चीज़ फर्स्ट एड बॉक्स में होनी चाहिए। ठीक है, तो उस तरह से आ सकता है, तो मैं आपको पूरा बता देता हूँ इसमें कि फर्स्ट एड में क्या बेसिकली बेसिक चीज़ें तो होनी ही चाहिए। क्लीन कॉटन वूल होनी चाहिए। ठीक है, एंटीसेप्टिक लिक्विड या बीटाडीन, सेवलॉन, डेटॉल काइंड ऑफ थिंग होनी चाहिए। नीडल होनी चाहिए, बैंडेजेस होने चाहिए ताकि ब्लीडिंग को रोक सकें। ट्वीजर्स होती हैं, चिमटी। ठीक है, अगर कोई काटा या कोई कोई साफ चीज़ इंसर्ट हो गई बॉडी में, उसे निकाल सकें। सेफ्टी पिन्स होनी चाहिए। सेफ्टी पिन्स इसलिए अगर कोई बॉडी ऑर्गन टूट गया है, सपोज हाथ में फ्रैक्चर हो गया है, तो उसको अच्छे से कपड़े से बांध सकें और उसको टाइट कर सकें। ठीक है, मेजरिंग टेप होनी चाहिए। थर्मोमीटर होना चाहिए कि पेशेंट को या इंजर्ड पर्सन को बुखार नहीं है। सीजर्स होनी चाहिए, सपोज अगर किसी के कपड़े उसकी सांस लेने में दिक्कत कर रहे हैं, सफोकेशन हो रहा है मरीज को, तो उस केस में क्या है, उसके कपड़ों को काटा जा सकता है। ठीक है, उसकी सहूलियत के लिए। पैड्स होने चाहिए वेरियस साइज के। टॉर्निकेट होता है, आपने ब्लड सभी ने निकलवाया है, तो टॉर्निकेट होता है हमारे हाथ पे बांध देते हैं ना, एक बैंड सा रबर बैंड, तो वो किस लिए होता है, खून रोकने के लिए होता है। ठीक है, ब्लीडिंग को रोकने के लिए होता है। तो टॉर्निकेट से क्या है, अगर बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग है तो उसे रोका जा सकता है। एडेसिव ड्रेसिंग, जो कि अपने आप चिपक जाए। स्पून होनी चाहिए, अगर कोई दवाई पिलानी है या दवाई देनी है तो उसको मेजर करके दे सकें। देन है ग्रेजुएटेड ग्लास, मतलब जिसमें 1 ml 2 ml 3 ml 5 ml जो भी मतलब प्रॉपर मेजरिंग हो, कि अगर कोई दवाई देनी है तो उसको अच्छे से नाप के दे सकें। ठीक है, इसे कहते हैं ग्रेजुएटेड ग्लास। क्लियर है? तो एक फर्स्ट एड बॉक्स में ये सभी चीज़ें होनी चाहिए। चलो विच इज ए एयरबोर्न डिजीज फ्रॉम द फॉलोइंग, इसमें से कौन सी एक एयरबोर्न डिजीज है जो कि हवा से फैलती है, या हवा में मतलब छींकने खांसने से फैल सकती है। ठीक है, टाइफाइड है, ट्यूबरक्लोसिस है, मलेरिया है, या ये सभी। तो ये क्या है, ट्यूबरक्लोसिस जो है वो एयरबोर्न डिजीज है। चलो चैप्टर 5 योगा एजुकेशन से पढ़ते हैं। चलो, अष्टांग योगा इन योगा सूत्र वॉज रिटन बाय, किसके द्वारा लिखा गया था अष्टांग योगा, जो कि है योगा सूत्र में? पतंजलि जी के द्वारा, सुश्रुत के द्वारा, वेद व्यास के द्वारा, या महर्षि महेश योगी जी के द्वारा? तो अष्टांग योगा हमने पढ़ा है, किसके द्वारा लिखा है? पतंजलि जी के द्वारा लिखा गया है। ये बैकग्राउंड में थोड़ी वॉइस आती होगी, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो उसके लिए सो सॉरी यार। देखो अष्टांग योगा में क्या क्या होता है, मैं यहीं पे आपको बता देता हूँ थोड़ा। इसमें 8 पॉइंट्स होते हैं या 8 बेसिक स्टेप्स होते हैं एक अच्छा जीवन जीने के लिए। ठीक है, पहला है यम, दूसरा है नियम, तीसरा है आसन, फोर्थ है प्राणायाम, फिफ्थ है प्रत्याहार मतलब त्यागना सभी चीज़ों को, बुरी चीज़ों को, धारणा धारण करना, ध्यान लगाना, देन है लास्ट समाधि। समाधि बिल्कुल उच्च स्टेज है योगा, अष्टांग योगा की। क्लियर है? चलो, ये लाइंस किसने कही थी कि योगा चित्त वृत्ति निरोध,
पतंजलि जी ने कही थी, सुश्रुत जी ने कही थी, वेद व्यास जी ने कही थी, या महर्षि महेश योगी जी ने कही थी? तो ये पर्टिकुलर डेफिनेशन है योगा की और ये दी थी पतंजलि जी ने। ठीक है, इसका मतलब है कि योगा करने से जो चित्त में हमारे वृत्ति हैं, जो बुरे कारण हैं, जो फ्लक्चुएशंस हैं, उनका निरोध करना, उनको रोकना, उनको खत्म करना। ठीक है, इसका पूरा मतलब ये है। चलो द मॉडर्न ट्रेडिशन ऑफ डूइंग चलो द मॉडर्न ट्रेडिशन ऑफ डूइंग आसनाज कम्स अंडर विच ब्रांच और पार्ट ऑफ योगा? जो ट्रेडिशनल मॉडर्न तरीके हैं आसन करने के, वो कौन से योगा के टाइप में आते हैं? ज्ञान योगा, भक्ति योगा, हठ योगा या कर्म योगा? तो आसन करना, ये सभी किसके पार्ट हैं? ये हैं हठ योगा के पार्ट। ठीक है, जिसमें हम लोग आसन करते हैं। क्लियर है? चलो, हु सेड दीज लाइन्स? योगा इज अटेनिंग द पोज। ये पर्टिकुलर डेफिनेशन किसने दी थी? पतंजलि जी ने, वेद व्यास जी ने, लॉर्ड कृष्णा ने, या श्री औरोबिंदो जी ने? तो इसका राइट आंसर क्या है? वेद व्यास। ओके, चलो देन आता है हु सेड दीज लाइन्स? योगा इज दैट मेथड और एक्टिविटी, साधना बाय विच वी रियलाइज द वननेस ऑफ ह्यूमन सोल विद गॉड एंड ह्यूमन मीट गॉड एंड फील इट्स नॉलेज। ये हम योगा करके क्या है? भगवान के अपने आप को करीब पाते हैं। ठीक है, तो ये लाइन किसने कही थी? पतंजलि जी ने, वेद व्यास जी ने, स्वामी शिवानंद जी ने, या लॉर्ड कृष्णा ने? किसने कहा था ये कहा था स्वामी शिवानंद जी ने। ओके, चलो ये किसने कहा था कि योगा इज स्किल इन एक्शन, योगा क्रियाओं में कुशलता है? लॉर्ड कृष्णा ने, पतंजलि जी ने, या वेद व्यास जी ने, या स्वामी शिवानंद जी ने? तो ये लाइंस किसने कही थी? भगवान कृष्ण ने, कि योग क्रियाओं में कुशलता है। योगा इज ए स्किल इन एक्शन। देखो, मैं इसलिए ये करवा रहा हूँ क्योंकि इससे क्या है, आपकी योगा के डेफिनेशंस भी क्लियर हो जाएंगी और इस चैप्टर से क्वेश्चंस ऐसे ही आ सकते हैं कि पर्टिकुलर डेफिनेशन किसने दी है। चेकिंग द इम्पल्सेज ऑफ माइंड इज योगा, ये पर्टिकुलर लाइन किसने कही थी? वेद व्यास जी ने, स्वामी शिवानंद जी ने, लॉर्ड कृष्णा ने, या पतंजलि जी ने? तो आप खुद सोचो ये किसने कहा था? सभी कुछ हमने पढ़ लिया है। ये कहा था पतंजलि जी ने। ओके, ठीक है। देखो, ये जो डेफिनेशन है ना, जो प्रॉपर डेफिनेशंस है, ये तो बिल्कुल ऐसे की ऐसे ही याद करनी पड़ेंगी कि किसने क्या कहा था। क्लियर है? चलो लास्ट आता है योगिक डाइट। बहुत सिंपल सा योगिक डाइट, और योगिक डाइट में टॉपिक में भी यही सब है जो इन क्वेश्चंस में कवर हो सकता है। चलो, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ फूड? योगिक डाइट के अकॉर्डिंग कितने तरह के फूड हैं? सात्विक फूड और डाइट, राजसिक फूड और डाइट, तामसिक फूड और डाइट। तो ये सभी क्या हैं? टाइप्स ऑफ फूड हैं। ओके, चलो, सबसे अच्छी डाइट किसको माना जाता है इन तीनों में से? सात्विक फूड, राजसिक फूड, तामसिक फूड, या ये सभी? तो सबसे अच्छी डाइट माना जाता है इसको, सात्विक डाइट को। ओके, ए इज द राइट आंसर। चलो, सबसे बुरी डाइट या सबसे गंदी डाइट किसे मानी जाती है? सात्विक फूड, राजसिक फूड, या तामसिक फूड? तो सबसे बुरी जो डाइट है, जिसका बॉडी में कोई असर नहीं है, जो मतलब हमारे लिए अच्छी नहीं है और हमारा बुरा ही करती है, जैसे कि स्मोकिंग, अल्कोहल, कोई नशा करना, ये सभी क्या हैं? तामसिक फूड या डाइट में आते हैं, या इस तरह के पदार्थ हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए बिल्कुल अच्छे नहीं हैं। ठीक है, तो ये है तामसिक डाइट। क्लियर है? चलो, देन है ऐसी कौन सी डाइट है जो हमारी बॉडी एंड माइंड इक्विलिब्रियम को थोड़ा डिस्टर्ब करती है? ठीक है, बाकी दोनों हमने पढ़ लिया। अब कौन सा बचा है? राजसिक फूड बचा है। ठीक है, तो सात्विक फूड सबसे अच्छी है, राजसिक फूड है जो हमारी बॉडी और माइंड को थोड़ा डिस्टर्ब कर सकती है, और तामसिक डाइट बिल्कुल ही बेकार है हमारी बॉडी के लिए। ठीक है, तो डिस्टर्ब करने वाली डाइट कौन सी है? राजसिक डाइट। क्लियर है? चलो, इस टॉपिक में इतना ही था। आई होप ये पूरा सब्जेक्ट बहुत अच्छे से कवर हो चुका है और रिवाइज भी हो चुका है। आई थिंक कोई ज़्यादा टॉपिक बचे नहीं है।
थोड़े बहुत बचे होंगे तो प्लीज़ मुझे बता देना क्या बचा हुआ है। सो आई होप ये टॉपिक आपको अच्छा लगा हो, आपके लिए हेल्पफुल है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। आप चैनल को लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो और फ्यूचर नोटिफिकेशन के लिए दबा सकते हो बेल आइकन। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।